कल हम लोगों ने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स शुरू किया था। कल के टॉपिक का नाम क्या था? परपेचुटी। दो फॉर्मूले याद किए थे। व्हेन पेमेंट इज पेड एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड, देन द फॉर्मूला ऑफ परपेचुटी वाज, एंड व्हेन पेड एट द बिगिनिंग। इतने इजी फॉर्मूले परपेचुटी के थे। हाफ ईयरली में रेट को 2 से डिवाइड किया था, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड किया था, मंथली में 12 से डिवाइड किया था। ये कल का रीकैप। आज का टॉपिक है सिंकिंग फंड्स। फंड या फंड्स, सिंकिंग फंड। चलो पहले एक लाइन लिख लो सिंकिंग फंड के बारे में। सिंकिंग फंड इज अ फंड क्रिएटेड टू एक्यूमुलेट। आजकल तो सब टीचर्स स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, तो पहली डेफिनेशन की पीपीटी बनी होती है एंड वी हैव टू जस्ट रीड इट। अ सिंकिंग फंड इज अ फंड क्रिएटेड to accumulate money over the years to discharge a future obligation, like replacing an old machine by a new one, renovation of house, expansion of business, and so on. बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब समझेंगे इस पैराग्राफ का मीनिंग। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, रेनोवेशन ऑफ हाउस। दोबारा रीड करूं, राइटिंग नहीं पढ़ी जा रही है। टॉपिक का पहला पैराग्राफ फ्रॉम एमएल अग्रवाल। समझाऊं क्या लिखा है इस पैराग्राफ में? फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री है मेरे पास और एक पुरानी मशीन बहुत परेशान कर रही है, बट उसको एक्सचेंज करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं चाह रही हूं 2 साल बाद मेरे पास 70,000 रुपीज हो और मैं 2 साल के बाद इसको रिप्लेस कर दूंगी। 70,000 की वो मशीन है, फॉर एग्जाम्पल। सब कुछ इमेजिनेशन। 70,000 मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार है। तो अब मैं क्या करूंगी, एक सिंकिंग फंड डेवलप करूंगी और मुझे ये पता लगाना है कि उन 70,000 रुपए को जमा करने के लिए कितनी एन्युटी मैं, अब वही बात है, हर मंथ या हर 6 महीने बाद या हर क्वार्टर बाद जमा करूं कि उतने रिक्वायर्ड पीरियड 2 साल बाद मेरे कितने रुपए जमा हो जाएं, 70,000, और मैं नई मशीन खरीद पाऊं। रेनोवेशन ऑफ हाउस, नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन, मैं कल ही रेनोवेट करवा लूं। 3 लाख रुपीज लग रहे हैं रेनोवेशन में, तो मैं क्या करना शुरू कर दूंगी, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली एक फंड डेवलप करूंगी अकॉर्डिंग टू अपनी काबिलियत के हिसाब से। एक फंड में पैसे जमा करती रहूंगी, वो फिक्स होंगे। जैसे हर महीने मान लो 10,000, ऐसा नहीं है कभी 11,000 डाल दिए। सेविंग अकाउंट नहीं है कि कभी 11,000 डाल दिए। सेविंग अकाउंट क्या होता है, कभी भी कितने भी डाल दो, एक महीने में 2 बार डाल दो, एक साल में केवल 2 ही बार डालो। ऐसा नहीं है हर महीने डालने हैं। बट ये इसमें या तो मंथली चलेगी कैलकुलेशन, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, या ईयरली, और एक फिक्स्ड अमाउंट कैपिटल आर जाएगा। और फिर वो उतने साल बाद, जितने साल बाद मुझे रेनोवेशन कराना है, उतने साल बाद वो रुपए मुझे मिल जाएंगे। वो इंटरेस्ट जुड़ के बढ़ते जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है। आर, स्मॉल आर विल बी द इंटरेस्ट जो बैंक मुझे देगा, ठीक है। या फिर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, 5 साल बाद मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है, पैसा चाहिए, तो मैं सिंकिंग फंड में पैसे जमा करती रहूंगी और 5 साल बाद
मुझे जितना रिक्वायर्ड मनी है वो मेरा जमा हो जाएगा। तो मैं इस आर को कैलकुलेट करने वाली हूँ, इस आर को कैलकुलेट करने वाली हूँ, कैपिटल आर। अभी लिखना मत, अभी इसमें मुझे केसेस भी बनाने हैं। कैपिटल आर, ये फॉर्मूला कहाँ देखा देखा लग रहा है, कल पढ़ा था ये फॉर्मूला, 11th में है। ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू की जगह कैपिटल ए ने ले ली, प्रेजेंट वैल्यू की जगह कैपिटल आर ने ले ली। कैपिटल आर, annuity whose periodic payment is rupees are payable at the end. Rupees are payable at the end. किसका एंड? पेमेंट पीरियड। मैं यहाँ पे ईच मंथ क्यों नहीं लिख सकती? हर क्वेश्चन का पेमेंट पीरियड अलग अलग होगा। मैं ये कोई कहूंगी कि मैं 2 साल बाद चाहिए मुझे और 1 साल में एक ही बार जमा करूंगी, तो मुझे थोड़ा मंथली या क्वार्टरली जमा करने पड़ेंगे, तभी तो 2 साल बाद जाके 70,000 रुपए जमा होंगे मेरे पास। तो डिपेंड करेगा, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सब डिपेंड करेगा। और आई हमेशा की तरह R/100 है, और आर हमेशा की तरह R% पर एनम है। आई हमेशा की तरह R/100 है एट द एंड। तो अब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो भी मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा और ए की जगह 70,000 भर दूंगी, आर का जो आंसर आएगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा आर के आंसर से। और मान लो मैंने एन लिया है, क्या लूं पेमेंट पीरियड, मंथली ले लो। मंथली में 24 पेमेंट करनी पड़ेगी मुझे, 2 साल बाद मुझे 70,000 रुपए चाहिए, मंथली ले लो फॉर एग्जाम्पल, 24 पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कैपिटल आर का जो आंसर आएगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, हर मंथ मुझे कितने रुपए डिपॉजिट कर देने चाहिए कि 2 साल बाद, 24 महीने बाद मेरे पास 70,000 रुपए आ जाएंगे। बट जो मैं जमा करूंगी उतना इंटू 24 70,000 नहीं होगा, बैंक भी तो उसमें इंटरेस्ट मिला के देगा ना R%। तो ये फॉर्मूला है सिंकिंग फंड का। अब सवाल उठता है कि मैम सेविंग अकाउंट और सिंकिंग फंड में क्या फर्क हुआ? सेविंग अकाउंट में भी तो पैसे जमा करते हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़े यूज कर लो। बहुत फर्क है। पहला फर्क, इसमें पेमेंट रेगुलर पीरियड के बाद होगी। हर मंथ के, मंथली क्वेश्चन है तो हर मंथ के बाद ही पेमेंट देनी पड़ेगी। बट सेविंग अकाउंट में जब जितने पैसे बचे, चाहे 1 महीने बाद दे दो, 2 महीने तक पैसे जमा नहीं हुए, बचे ही नहीं, 2 महीने मत जाओ, 2 महीने बाद जाके जमा कर दो। फिर 3 महीने तक कोई पैसा नहीं बचा हमारे पास, मत डालो सेविंग अकाउंट में, 3 महीने बाद जमा कर देना। दूसरा फर्क, सिंकिंग फंड में हर महीने या हर क्वार्टर या हर पेमेंट पीरियड के बाद R ही रखने पड़ेंगे। सेविंग अकाउंट में 500 बचे 500 डाला, 1000 बचे 1000 डाला, कभी इनकम अच्छी हुई 10,000 बच गए 10,000 डाल दो। R फिक्स नहीं होता सेविंग अकाउंट में। तीसरा फर्क, ये जो सिंकिंग फंड है इसका पैसा आप उस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए यूज करोगे। तय हो जाएगा, बॉन्ड लिखा जाएगा कि रेनोवेशन हाउस के लिए मुझे 3 लाख जमा करने हैं, तो जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा तब मिलेंगे मुझे 3 लाख रुपए रेनोवेशन ऑफ हाउस के लिए। बट सेविंग अकाउंट, कभी भी पैसा निकालो, जब इमरजेंसी आ गई तुम्हें 3 साल तक, 3 साल के बाद नहीं मिलेंगे सेविंग अकाउंट के पैसे, तुम्हें अगले साल ही पैसे की जरूरत पड़ गई, अगले साल जाके निकाल लो। सेविंग अकाउंट में से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं, बट सिंकिंग फंड में से ऐसा नहीं होता। ये इतने सारे डिफरेंसेस क्यों करे? एमसीक्यू और एजर्शन रीजन के लिए। क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले वाला ही आना है, बट पता नहीं चलता ना एमसीक्यू एजर्शन रीजन में से क्या फ्रेम करके दे दे। ये रे डिफरेंस, आ जाओ इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। कितनी अच्छी तरह से डिफरेंस दिया है टेबुलर फॉर्म में। चलो सब लोग मिलकर पढ़ते हैं डिफरेंस। सिंकिंग फंड, इट इज अ फिक्स्ड टर्म अकाउंट। सेविंग अकाउंट, इट इज अ लॉन्ग टर्म अकाउंट विच कैन बी क्लोज्ड एट एनी टाइम। ये तुमने यदि 2 साल के लिए 70,000 रुपए तुम्हें जमा करने हैं तो 2 साल बाद ये रुपए निकालने पड़ेंगे। और सेविंग अकाउंट जब मन करे जब बंद कर देना। सेकंड डिफरेंस, इट इज सेटअप फॉर अ पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंस। पर्टिकुलर समझ गए, जो भी तय हुआ है, रेनोवेशन ऑफ हाउस या बिजनेस या मशीन। बट सेविंग अकाउंट, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, जब इमरजेंसी आए घर में तब सेविंग अकाउंट से पैसा निकालो और यूज करो। तीसरा फर्क, सिंकिंग फंड इज अ फिक्स्ड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल इज डिपॉजिटेड। अच्छा वही सब तो है मैंने जो हिंदी में बोला, सिंकिंग फंड में एक रेगुलर अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल
फिक्स्ड इंटरवल के बाद जमा होगा बट सेविंग अकाउंट में, जब मन करे जितने मन करे उतने डालाओ। चौथा फर्क, सिंकिंग अकाउंट केवल और केवल उसी पर्पज के लिए यूज होगा जिस पर्पज के लिए क्रिएट हुआ, बट सेविंग अकाउंट जब भी घर में इमरजेंसी आए आप सेविंग अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने थ्योरी में ये एक ही फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला देना ही भूल गए। जब आर पेमेंट हम करेंगे एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, वो फॉर्मूला तो दिया ही नहीं, और वो फॉर्मूला यूज किया है एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में जब रुपए आर पेबल इन द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, प्रीपोजिशन के कोई नंबर नहीं कट रहे हैं, एट द बिगनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, तो फॉर्मूला होगा आर इंटू 1 + i, 1 + i की पावर n-1 अपॉन आई। अब इसका एक और फॉर्मूला लिखो, अभी समझा रही हूं। कैपिटल आर, कैपिटल एस, एन के ऊपर बार स्लैश आई, इसका भी एक और फॉर्मूला लिखो। और मतलब दोनों एक ही बात है बेटे। कैपिटल आर, कैपिटल एस, n+1 के ऊपर स्लैश i-1। ये -1, ये एस के नीचे लिखा है सफिक्स में, -1 ये पूरा एक साथ है, ये एस के नीचे को लिखा है थोड़ा। ये दो फॉर्मूले मुझे केवल और केवल ये दो फॉर्मूले सिंकिंग फंड में चाहिए, और ये आपने फ्यूचर वैल्यू 11th में पढ़ा रखी है, भूल गए हैं कोई बात नहीं, अब याद कर लो। ये और करके फॉर्मूला क्या लिखा है? एस मतलब एस के नीचे एस, एस एन के ऊपर बार स्लैश आई, n+1 के ऊपर बार स्लैश आई -1। इज दैट ओके भव्य? ये -1 ये पूरी एक क्वांटिटी है, इसका नाम मान लो y है, तो ये y-1। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो लॉग टेबल हेल्प करेगी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एन्युटी टेबल हेल्प करेगी। एग्जाम में एन्युटी टेबल दे दी और हमने सीखी नहीं, फिर लॉग टेबल तो 11th में सीखी थी, दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। हमने यूज किया है इससे पहले लॉग 12th में? किसमें? 12th में नहीं यूज किया ना, 11th में किया था, तो रिकॉल करा दूंगी लॉग एंटी लॉग। एन्युटी टेबल राइटर ने दी तो ये यूज करेंगे, लॉग टेबल राइटर ने दी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें इसलिए दोनों का एप्लीकेशन सीखना पड़ेगा। दोनों से आंसर माइनर सा फर्क आएगा, लगभग लगभग सेम आएगा। तो हमें जो टेबल मिलेगी वो फॉर्मूला हमें एग्जाम में यूज करना होगा। अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, कॉपी का बैक पेज खोलो और दो दो बार और लिखो, रफ में दो दो बार और लिखो, दोनों दोनों चारों को दो दो बार और लिखो, और क्लियर बोलती हूँ। थोड़ा याद करने के मूड में लिखो, जिनको बोल बोल के याद होता है बोल बोल के लिखो, केवल ये नहीं कि मैम आप कह रहे हो तो चलो। एन्युटी टेबल देखनी सीखेंगे।
Read example 1. A firm anticipates an expenditure of 5 lakh. What is the meaning of anticipates? कर लिया खर्चा, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंटिसिपेट्स मीन्स टू एक्सपेक्ट समथिंग. तो एक फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि 5 लाख का खर्चा होगा. किस चीज के लिए होगा? प्लांट मॉडर्नाइजेशन. और वो खर्चा 10 साल बाद उन्हें करना है. तो वो क्या सोच रही है फर्म कि हम सिंकिंग फंड में कितने कैपिटल आर रुपीज, कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, कितने रुपीज डालें कि 10 साल बाद हमारे वहां पर 5 लाख रुपए जमा मिले और हम उन 5 लाख को निकालकर प्लांट का मॉडर्नाइजेशन कर सके. तो साफ साफ दिख रहा है कैपिटल आर इज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल नंबर 1, कैपिटल ए फ्यूचर वैल्यू. हमें फ्यूचर में 5 लाख रुपए की नीड है. कैपिटल आर इज रिक्वायर्ड. Rate is 5% per annum. That is, I will be 5 upon 100 and N 10 साल. How much company should deposit at the end of each year? हाफ ईयरली नहीं है क्वेश्चन, ईयरली है क्वेश्चन. तो रेट एज इट इज 5 यूज होगा, टाइम 10 साल. हाफ ईयरली होता तो टाइम 20 साल हो जाता और रेट 2.5 हो जाता. हाफ ईयरली में टाइम डबल, रेट हाफ. क्वार्टरली में टाइम इंटू 4, रेट डिवाइडेड बाय 4. मंथली में टाइम इंटू 12, रेट डिवाइडेड बाय 12. तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत किया है ऐसे क्वेश्चन हमने 11th में और 8th में. कंपाउंड इंटरेस्ट यही पूछा है, यही पूछा है. चलिए करते हैं शुरू. एट द एंड, क्वेश्चन में एंड वर्ड है. फॉर्मूला लिखेंगे बिना आलस किए, बिना फॉर्मूला लिखे शुरू मत हो जाना. कैपिटल ए 5 लाख, कैपिटल आर वी डोंट नो. 1 में आई ऐड कर दो, पावर में 10 अपॉन 0.05, आई से डिवाइड कर दो. आर की वैल्यू हो गई 5 लाख इंटू, ये इधर इंटू में चला गया और जो आर के साथ है वो डिवाइड में आ गया. अब इस आर में क्या मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है. इस आर में 1.05 को 10 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करने की हिम्मत तो रखती हूं मैं. 105 इंटू 105, 10 बार नहीं. तो क्या करते थे हम 11th में, इसको अलग से उठा लो और इसकी अलग से वैल्यू निकालकर फिर इक्वेशन 1 में यहां भर देंगे. अब कैसे निकालो इसकी वैल्यू? हमने तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड किए थे 11th चैप्टर 2 में. लॉग लेकर, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ द साइड. 10 नीचे बराबर में उतरकर बैठ जाएगा, 10 यहां पे उतरकर बैठ जाएगा. प्रॉपर्टी लिख लो ब्रैकेट में, प्रॉपर्टी लिख लो. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? 11th की यादें ताजा करते हैं. लॉग देखने से पहले इट शुड बी स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड है. क्या होता है स्टैंडर्ड नोटेशन? एक डिजिट के बाद डेसिमल. यदि ये होता 10.5 तो मैं पहले इसे 1.05 बनाती इंटू 10 की पावर 1 करके. आ रहा है याद? इट शुड बी स्टैंडर्ड. 10 लॉग देखते हुए इग्नोर द डेसिमल. 10 का 5 में देख के बताओ लॉग. 0 to 1 2. लॉग देखते हुए इग्नोर द डेसिमल. 10 का 5 में देखो. और यदि ये स्टैंडर्ड है तो करेक्टरिस्टिक 0 होगी. बेटे 1 मिनट ये याद कर लो जो मैं बता रही हूं. यदि ये 10.5 होता
तो मैं इसको स्टैंडर्ड बनाती और इसका आंसर आता करेक्टरिस्टिक 1, डेसिमल के बाद जो पीछे से देखा। मान लो ये होता, सुन लो, ये होता 0.00105, बनवाओ स्टैंडर्ड। ये रिकॉल कर रहे हैं 11th का, स्टैंडर्ड बनवाओ। 1.05 इंटू 1 2 3, 3 कदम आगे -3, तो करेक्टरिस्टिक होता 3 बार, और डेसिमल के बाद वही वैल्यू जो पीछे। भाई यदि क्वेश्चन में 105 105 105 है तो आंसर तो यही आएगा पीछे से 0212। सवाल है डेसिमल से पहले क्या लिखें। यदि वो है स्टैंडर्ड तो डेसिमल से पहले 0, क्यों, इसके आगे लिखूंगी इंटू 10 की पावर 0 इंटू 1, 10 की पावर 0 तो करेक्टरिस्टिक 0, 10 की पावर 1 तो करेक्टरिस्टिक 1, 10 की पावर -3 तो करेक्टरिस्टिक 3 बार, और डेसिमल के बाद वही डिजिट जो पीछे से देखी है 10 की 5 के अंडर। तो ये तो हमारा लॉग देखना रिवाइज हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके दो। डेसिमल एक कदम आगे बढ़ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर। ये तुमने ठीक देखकर बताया ना मुझे, 0212 पीछे से सबने 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल एक प्लेस आगे चला गया। लॉग उधर जाकर, लॉग उधर जाकर एंटी लॉग बन जाता है, लॉग उधर जाकर एंटी लॉग बन जाता है। एंटी लॉग देखते हुए कुछ लोग तो लिखने में लगे हैं, चलो लिख लो, जो सुन रहे हैं वो सुनो। एंटी लॉग देखते हुए डेसिमल से पहली वाली डिजिट इग्नोर कर दो। जो एंटी लॉग टेबल है उसमें 0.21 मिलेगा, लॉग टेबल में तो मिलेगा 10 11 12, डेसिमल नहीं मिलेगा। एंटी लॉग में डेसिमल मिलेगा, तो 0.21 का 2 में देखो 1629। अब याद करो ML अग्रवाल ने यदि ये डिजिट पॉजिटिव है तो n+1 रूल सिखाया था। यदि ये डिजिट पॉजिटिव है 0 + 1 1, एक डिजिट के बाद डेसिमल। यदि यहाँ पे 0 की जगह होता 1, 1 + 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। यदि यहाँ 0 की जगह होता 3 तो 3 + 1, 4 डिजिट के बाद डेसिमल। यदि ये है पॉजिटिव नंबर तो n+1 रूल, और यदि ये है बार 3, एंटी लॉग किसका देखेंगे। मान लो लॉग देखकर ये आया है ना, अब मुझे इसका एंटी लॉग देखना है तो इसमें लगेगा n-1 रूल, इसमें लगेगा n-1 रूल। अच्छा सेम ही तो आंसर आएगा 0.0 नहीं, अच्छा वो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। फॉर एग्जाम्पल होता 3 बार 0.212, तो आंसर तो यही आता। 0.21 का 2 में देखती कितना आता 1629। अब n-1 रूल समझो, n-1 रूल, n है 3, 3 में से 1 गया 2, 2 0 आप लगाओ फिर लगेगा डेसिमल। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको तो मेरी बातें याद आ रही होंगी, जिन्होंने किसी और टीचर से 11th में पढ़ा है आपको भी ऐसे ही पढ़ाया गया होगा। यदि डेसिमल से पहले है पॉजिटिव नंबर तो लगता है n+1 रूल, n में जो 1 ऐड करके आया उतनी डिजिट के बाद डेसिमल। यदि है बार नंबर तो लगेगा n-1 रूल। व्हाट इज n-1 रूल, 3 में से 1 घटाया 2 आया, तो 2 0 आप लगाओ फिर डेसिमल लगाओ। एंटी लॉग में ये दो चीजें याद रखनी है और लॉग में करेक्टरिस्टिक याद रखना है। करेक्टरिस्टिक कोई बात नहीं, अभी हमें फाइनेंशियल मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन में लॉग लेना है, आ जाएगा याद, आ जाएगा याद। अब ये जो x की वैल्यू आई यूजिंग 1 यहां भर दो, यहां भर दो, और फिर कैपिटल R सॉल्व करो। करिए, मैंने कोशिश की है कि मैं लॉग देखना भी तुम लोगों को हर वैरायटी का समझा दूं, और एंटी लॉग ये रहा n-1 रूल। इस बॉक्स में मैंने अलग से n-1 रूल का एंटी लॉग सिखाया, और मार्जिन के उधर है हमारा एक्चुअल क्वेश्चन जो चल रहा है। इन बॉक्सेस में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा सीखा है। आप इसको मार्जिन, मार्जिन के उधर तो कंफ्यूज हो जाओगे, नोटबुक के पीछे लिख लो कि मैम ने लॉग में ये रिवाइज करवाया था और एंटी लॉग में n-1 रूल रिवाइज करवाया था, क्योंकि इसमें तो n+1 रूल लग रहा है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा रिवाइज किया है इसे नोटबुक के पीछे लिख लो, क्या पता किस क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा लर्निंग काम आ जाए, कुछ नहीं पता।
मुझे लॉग सिखाने की नीड ही नहीं होनी चाहिए थी। 11th में पूरा चैप्टर 2 और कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरी फाइनेंशियल मैथ में हमने बार बार लॉग लिया था 11th में। चलिए, टेक योर टाइम, कंप्लीट कीजिए एग्जाम्पल। कल बहुत खुश हो रहे थे, P इज इक्वल टू आर अपॉन आई, बहुत ही खुश हो रहे थे। आज निकल जाएगी सारी खुशी कि मैम 10 के 10 यही कर लिए। ये एक्स्ट्रा नोटबुक के पीछे का है, फेयर सॉल्यूशन ये है, एक्स की वैल्यू यहां भरिए। एक बार हम बुक से अपनी एक्स की वैल्यू टैली कर लें। बुक से एक्स की वैल्यू टैली करने जा रही हूं। अरे वाह, इन्होंने तो राइट हैंड साइड पूरा लॉग वाला वर्क कर दिया। अच्छा है, उन्होंने क्वेश्चन के बीच में किया ही नहीं ये वाला काम। हमारे पास हॉरिजॉन्टल नोटबुक होगी, इधर कर देना लॉग वाला काम, और जो एक्स की वैल्यू आएगी फिर ये क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूड रहेगा, बीच में एक्स्ट्रा वर्क एंटर नहीं होगा, तो वो थोड़ा नीट लगता है। हाँ ऐसे। अब उसकी प्लेस पे भर दो जिसकी वैल्यू निकाली। ऑनलाइन वाले बताएं, जितना भी बोला क्लियर है? रिकॉल हुआ लॉग एंटी लॉग बेटे? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। अच्छा, एन्यूटी टेबल का है। अच्छा, इन्होंने इसको करके दिखाया है दोनों से। हाँ, तो अब हम एग्जाम्पल 1 को ही एन्यूटी टेबल से करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता एग्जामिनर क्या देगा, लॉग टेबल या एन्यूटी टेबल। तो अब हम इसका मेथड 2 करेंगे, एग्जाम्पल 1 का ही मेथड 2 सीखेंगे। क्या था फॉर्मूला? आर कैपिटल एस एन बार स्लैश आई, और एन्यूटी टेबल को एफ वी ए एफ बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। इसकी फुल फॉर्म हमने तो एन्यूटी टेबल बोलते रहते हैं हम लोग, से इसको दे रखी है कहीं फुल फॉर्म। एफ डब्ल्यू तो फ्यूचर वैल्यू। अब एन्यूटी टेबल देखना सीखते हैं। ए 5 लाख, आर मुझे पता करना है, आर मुझे पता करना है, एन 10 साल स्लैश 0.05, 0.05। 10 के ऊपर बार नहीं लगेगा, 10 के ऊपर बार नहीं लगेगा, नोटेशन ये होती है। तो कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 5 लाख अपॉन एस 10। अब इसके लिए मैं बता रही हूं कौन सा पेज खोलना है, न्यू ML अग्रवाल का। एन्युटी टेबल से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। सिंबल है बेटा ये, सिंबल मतलब सिंबल जो बनाए हैं मैथमेटिशियंस ने वो यूज करेंगे। आप लोग ओपन कीजिए न्यू ML अग्रवाल, पेज नंबर 698। ऊपर हेडिंग है अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी। मिला? अब देखो इसमें ये ब्रैकेट, ये बेटा देखो कैपिटल ए इज इक्वल टू आर इंटू दिस, ये ब्रैकेट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये देखो टेबल के ऊपर बताया इन्होंने कि ये पूरा ब्रैकेट को कहते हैं कैपिटल एस एन बार स्लैश आई। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू ही मिल गई ये टेबल देख के, जिसमें इतनी मेहनत हुई थी। चलो अब किसका किसके अंडर देखें। चलो एन है 10, 10 पे आ जाओ, और 10 के सामने, 10 के सामने 0.05, ऊपर हेडिंग में 0.05 ढूंढो, ऊपर हेडिंग में। नेक्स्ट पेज पर है, ओके नेक्स्ट पेज पर आ जाओ।
ऊपर, अच्छा हेडिंग नहीं पढ़ा ना मैंने। पहला पेज है 1/4% से लेकर 1/3/4%, और दूसरा पेज है 2% से लेकर 5%। तो सेकंड पेज पर आ जाओ, और 10 के आगे 0.05 के नीचे, 10 के आगे 0.05 के नीचे क्या वैल्यू है टेबल में से ढूंढ कर बताओ। ढूंढ, कितनी है बेटे? 1। डेसिमल कहाँ बोला? 1257779। ओके, इसे सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। तो काश, अच्छा हाँ, लेकिन एक ही डिवाइड करना पड़ा, इसमें ज्यादा मेहनत है। चलो खैर, इसमें हम कौन सोचने वाले, जो टेबल मिलेगी उस तरह क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम कौन है सोचने वाले कि कोई भी इजी हो कोई भी टिपिकल हो, हमें जो टेबल मिलेगी हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। डेसिमल उड़ा के 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 0 पहले से थी, 4, अच्छा एक आधी जीरो कम हो गई, जल्दबाजी में एक आधी जीरो कम लग गई। मेरे कम लगाई क्या मैंने? ज्यादा लग गई। अब डिवाइड करो। केवल डिवाइड करने में ही तो मेहनत है, और तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, ओनली एक सिंपल डिवीजन। आंसर सेम आ रहा है, फर्क आ रहा है? उसमें आंसर था 39,745, इसका आंसर है 752। इतना माइनर सा फर्क, इतना माइनर सा फर्क। तो दोनों टेबल से आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है। Vamos.
मैम कुछ नहीं हो गया।